जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आज हम मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में जानेंगे। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री ये बिल्कुल नई टर्म है जो आपने पहले नहीं इसके बारे में सुना होगा। मैट्रिक में इसके बारे में कुछ नहीं है। कुछ ऐसा मटेरियल है जो 9th-10th में आप पहले पढ़ चुके, और कुछ ऐसे हैं जो नए अभी आएंगे, और उनमें से जो है वो एक मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री है। एक वर्ड आपने यूज़ किया, मैथ, एटॉमिक मैथ, ठीक है। अब मैट्रिक में उसकी डेफिनेशन है जी, वो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसको हम मैथ नंबर कहते हैं। हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई मैथ नंबर होता है। जैसे आप ये कह लें कि एक इंसान है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में से है उसकी हाइट और उसका वेट, ठीक है। तो कोई भी इंसान होगा, कुछ ना कुछ उसकी हाइट होगी, थोड़ी हो ज़्यादा हो, वो उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा उसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। सेम इसी तरह हर एलिमेंट की पहचान भी उसके दो करैक्टर हैं, एक उसका एटॉमिक नंबर, एक उसका मैथ नंबर, ठीक है। मैथ नंबर या एटॉमिक मैथ। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैथ, एटॉमिक नंबर निकालने का एक तरीका है, वो 1911 में मोजले ने बताया। आगे चैप्टर 5 में हम उसके बारे में बात करेंगे भी। एटॉमिक मैथ कैसे मालूम किया जाता है, ये हमें मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चलता है। एक्चुअली मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है। ये दो वर्ड आपने थोड़ा सा इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है। एक होता है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला है, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी चीज़ का मैथ मालूम करते हैं। वो चीज़ क्या है? वो कोई एलिमेंट हो सकता है, वो कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, वो कोई आइसोटोप्स हो सकता है। आइसोटोप की डेफिनेशन पढ़ ली आपने ना, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैथ नंबर, ठीक है। तो हमने कोई भी ऐसी चीज, वैसे आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये है कि हम आइसोटोप का मैथ मालूम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में जाए तो इसके अंदर हम तमाम चीज़ें, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आइसोटोप हो, चाहे वो कंपाउंड हो, किसी भी चीज़, किसी भी नेचर की चीज़ हो, हम उसका मैथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और जिस मशीन की मदद से करते हैं वो है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे एक होता है ना ड्राइवर, ठीक है, और एक होती है ड्राइविंग। अब ड्राइविंग क्या है? एक स्किल है, एक टेक्निक है, ठीक है। और ड्राइवर है वो पर्सन जो उस स्किल को यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री और मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, बार दफा इनकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाती है। आपने सिर्फ इनके एक वर्ड का फर्क है दोनों में। अगर लिखा है कि इट्स अ टेक्निक which is used for the measurement of mass of different isotopes of an element, मैं वो डेफिनेशन बता रहा हूं जो आपके बुक के में, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स का मैस मालूम करने के लिए जो टेक्निक यूज होगी वो क्या कहलाएगी? मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। और अगर हम इंस्ट्रूमेंट लिख दें, टेक्निक की बजाय क्या लिखें? इंस्ट्रूमेंट, तो फिर ये क्या बन जाएगा? मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। दो डेफिनेशन होगी, एक मैथ स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरी मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। अब तीसरा जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो है जी प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअली मैं आपको जो पहला पैराग्राफ है ना आपकी बुक में, उसमें से 3-4 जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूँ। एक है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है, ठीक है। दूसरा है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर क्या है।
तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, कि किस प्रिंसिपल के तहत ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारा काम किसी प्रिंसिपल पे बेस करेगा ना, कोई वर्किंग होगी, और उस प्रिंसिपल को हम शॉर्ट वे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? कि कोई भी ऐसी चीज जिसके हम आइसोटोप्स को का मैस मालूम करना चाहते हैं, वो सॉलिड में हो, वो लिक्विड में हो, वो गैस में हो, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, सबसे पहले उस चीज को हमने लेना है, उसके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे। अगर तो वो लिक्विड या सॉलिड है तो फिर पहला स्टेप किया जाएगा, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ये वर्ड से क्या समझ आती है? वेपराइज होना, वेरी गुड, शाबाश, वेपर्स बनना, कि वो चीज को हम वेपोरेट कर देते हैं, वेपर्स बना देते हैं, जैसे पानी की भाप बन जाती है, इसी तरह वो कोई भी सॉलिड हो, कोई भी लिक्विड हो, हम उसको क्या बना लेंगे? वेपर्स फॉर्म में ले आएंगे, वो जैसे गैस के पार्टिकल होते हैं उस फॉर्म में आ जाएंगे। जब वेपराइज हो जाएंगे, वेपराइजेशन के बाद वो सपोज इस तरह से पार्टिकल बन गए, पहले वो एक पीस की शक्ल में थे, अब वो क्या बन गए? पार्टिकल, गैस मॉलिक्यूल की तरह वो हो गए। अब हमने क्या करना है जी? उनको करना है आयोनाइज। क्या करेंगे? इससे क्या समझ आती है? आयन बना देना। आयन पीछे पढ़ा है आपने? आयन, आयन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज होगा तो वो होता है आयन बनना। तो हम उनकी आयोनाइजेशन करेंगे, मतलब उसको आयन में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हैं, वैसे तो हम कोई भी आयन बना सकते हैं, लेकिन हम जो आपके लिटरेचर हमारी बुक में मौजूद है उसके मुताबिक हम इसको पॉजिटिव आयन में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? पॉजिटिव आयन, कैटाइन बना देंगे। कैसे बनाते हैं वो हम जब वर्किंग इसकी पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि वो आयन हम बनाएंगे कैसे। क्लियर होगी बात? अब जब आप इसको आयोनाइज कर लेंगे, सपोज आपने इसको क्या किया जी, ये पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो गए सारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वो पार्टिकल होंगे ना, सबके ऊपर चार्ज है, और अगर उनका मैस डिफरेंट है, चूंकि हम मैस की बात कर रहे हैं, तो उनका मैस और चार्ज को देखते हुए हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक दूसरे से अलग करेंगे, उनकी ग्रुपिंग बनाएंगे। अब अलग करने के लिए क्या करेंगे? हम इसके ऊपर दो चीजें, दो फील्ड अप्लाई करेंगे। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की प्लेट्स रख के उसमें से उसको गुजारेंगे। और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कि हम मैग्नेट रखेंगे, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। अब ये दोनों फील्ड जब हम इनको प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये चार्ज वाली जितनी भी चीजें हैं ये मूव करना शुरू कर, और मूव भी करेंगी किसमें? सर्कल में, ठीक है। अब आप देखें, जो हल्की चीज होगी वो अलग होगी, जो भारी होगी वो अलग होगी, क्योंकि सबको आप मूव करवा रहे हैं ना। तो हल्की चीज जो है उसकी मूवमेंट, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा असर करेगी, वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। तो जब वो मूव करेंगे, उसी मूवमेंट के दौरान वो अलग अलग होते जाएंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली इसकी मदद से क्या किया? सेपरेशन की। क्या किया है जी? हमने उनको अलग अलग किया, एक्सेलरेट किया, पहले मूव करवाया और फिर उनको अलग अलग किया। अब जो अलग अलग हुए वो किस लिहाज से हुए? मैस टू चार्ज रेशियो के लिहाज से, जो उनकी प्रॉपर्टी होगी ना। मतलब आप किसी पर्सन को, आपको मैं कहता हूँ जी, चार दो तीन लोग हों आपके सामने, आप उनको खड़ा करके कहें जी इनकी रेस लगवानी, तो आपको अभी पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन आप उनमें से एक को देखते हैं वो मोटा सा है, आप कहेंगे इसने क्या भागना। हालांकि आपने उसकी रेस तो नहीं देखी, लेकिन आपने एक गैस कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसका वेट और उसकी हाइट को देखते हुए आपने ये ऑब्जर्व किया कि इससे तो भागा ही नहीं जाना, ठीक है। और दूसरा जो होगा, जो हल्का वेट का होगा, हाइट ज्यादा होगी,
वो हम कहेंगे ये जीत सकता है, ठीक है। तो हम उसको ज़ाहिरी सूरत को देखते हुए हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऐसे समझ लें। हम यहाँ पे भी उनका मैस टू चार्ज रेशो, चार्ज जो उनको मूव करवाएगा, मैस उनका जो मैस है वो कितना मूव कर सकता है, ठीक है, वो उस लिहाज से ये जितने भी डिफरेंट आइसोटोप इसके अंदर होंगे ना वो सारे अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन होने के बाद आगे हमने एक प्लेट रखी होगी और उसका नाम है इलेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है जी? आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये ऐसी प्लेट होगी कि जिसके ऊपर ये चार्ज वाले आयन आके टकराएंगे ना, तो टकराने पे वहां करंट पैदा हो, ठीक है। वो करंट आपने एक तार से जोड़ा हुआ है, वो तार आगे आप ये कह ले पेंसिल से आपने लगाई हुई और वो पेंसिल लाइन खींच रही। आपने कभी वीडियो में या आमतौर पे हम कोई ड्रामा या मूवी देखते हैं तो आपके पास एक इस तरह की चीज आती है जी, ऐसे ऐसे लाइन चल रही होती है, ऐसे ऐसे चल रही होती है ना, एक्चुअली ये लाइन चल रही होती है। और ये जो ऊपर को उठती है ना, ये होता है कि जब करंट उसको मिलता है तो वो एकदम से करंट उस जो नीडल है, वो जो सुई है, उसकी मूवमेंट को क्या कर देती है, ऊपर को एकदम से, फिर वो सीधी चलना शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही कोई करंट का एक झटका मिलता है उसको, वो फिर ऊपर को जाती है। एक्चुअली ये हार्ट के ऊपर जो करंट मूव कर रहा होता है ना, उसकी धड़कन से, उसके साथ ये लाइनें बनती जाती, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये आयन आके इलेक्ट्रोमीटर से टकराते हैं, टकराने के बाद आप ये समझ ले यहाँ इनके साथ आके सुई लगी हुई, ठीक है, वो इसमें इस सुई ने क्या करना है, ऐसे करंट देते हैं, ऐसे लाइनें खींचती जाए, ठीक है। अब ये जो लाइनें हैं, आमतौर पे तो ये आपको लाइनें लग रही हैं, लेकिन एक जो केमिस्ट होता है, जो केमिस्ट्री वाला होगा, वो उसको समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये एक रिजल्ट है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखें तो आपको पूरे मैच की समरी एक ग्राफ की शक्ल में दी होती, ठीक है। तो ये भी एक ग्राफ है, जिस ग्राफ की शक्ल में इन तमाम जो इसके अंदर आइसोटोप्स थे ना, उनका मैस भी बताया होता है और कितने हैं ये भी बताया होता है। अपने पीछे पढ़ा रिलेटिव अबंडेंस, पढ़ लिया कि नहीं, पीछे जो टॉपिक गुजर गया। तो इस तरह से यहाँ जो रिजल्ट निकलेगा ना, वो इस तरह ग्राफ की शक्ल में होगा और इसको बोलते हैं मैस स्पेक्ट्रम। जो इस पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन है ना, उसमें ये डेफिनेशन है मैस स्पेक्ट्रम की, ठीक है। क्या है मैं आपको बता देता हूं इधर, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप मैस टू चार्ज रेशो या सिंपल मैस नंबर भी लिख सकते, वो आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं और परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस ये आप वाई एक्सिस पे लेते। क्लियर होगी बात? वाई एक्सिस पे आप परसेंटेज अबंडेंस लेंगे, एक्स एक्सिस पे आप मैस टू चार्ज रेशो या मैस नंबर ऑफ आइसोटोप्स लेंगे, और उसके बाद ये जो रिजल्ट आएगा दिस इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रम। और ये बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि व्हाट इज मैस स्पेक्ट्रम। जब ये आए तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। डायग्राम कौन सी है, ये आप अपनी बुक्स देखें जरा, तो उसमें जो नेक्स्ट पेज पे ये लिखी हुई है फिगर 1.3, एक वो टेबल सा बना हुआ है ना, बॉक्स सा, उसमें वो लाइनें बनी है, तो ये वाली आप साथ उसके ड्रॉ कर देंगे और साथ उसकी वो डेफिनेशन लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैस स्पेक्ट्रम। अब ये सारी वर्किंग यहां से लेके आयन कलेक्टर तक या इलेक्ट्रोमीटर तक और ये ग्राफ की शक्ल में रिजल्ट देना, ये सारा उसका कहलाता है प्रिंसिपल। समझ आ गई बात? अब आप देखें अपनी बुक्स देखें तो पहली लाइन में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की क्या लिखा है जी, मैस स्पेक्ट्रोमीटर की पहले डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element।
यहाँ मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की डेफिनेशन नहीं दी है, तो आप उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? जहां इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे? टेक्निक लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में देखें कि ये प्रिंसिपल है इन दिस टेक्निक। अगर आ जाए ना व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, तो आपने ये लिखना है कि इन दिस टेक्निक, यहां से शुरू करेंगे, आप लिखेंगे सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड। ये जो मैंने लिखा है ना वेपराइजेशन, इसको वोलेटिलाइजेशन भी बोलते हैं। वोलेटाइल कर देना, वेपराइज कर देना, इसका एक ही मतलब है। ठीक है, तो पहले आप उसको क्या करते हैं? वोलेटिलाइज करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आयोनाइज करते हैं। यहां इसने लिखा भी है विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब आप ये आगे मैंने आपको कहा, जब वर्किंग डिटेल में आपको बताऊंगा तो उसमें हम इसको देख लेंगे कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी मदद से हम इसको आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज करने के बाद ये क्या हो जाता है? द गैसियस पॉजिटिव आइन, ये आइन बन गए पॉजिटिव आइन। इन गैसियस पॉजिटिव आइन को सेपरेट किया जाता है, आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशो। M/E जो है ये मैस टू चार्ज रेशो के लिहाज से आप इनको सेपरेट करते हैं, एंड देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। ये इलेक्ट्रोमीटर उसको रिकॉर्ड करता है और ये पीक्स की शक्ल में, ये जो है ना ऊपर को उभार से बने हुए, इनको पीक्स बोलते हैं। जितनी पीक्स होंगी उतने उसके अंदर मैस नंबर, डिफरेंट मैस नंबर वाले आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ एक्चुअली मैस स्पेक्ट्रम, यहां मैस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, ठीक है, कि मैस स्पेक्ट्रम क्या है? इज प्लॉट ऑफ डाटा in such a way that mass to charge ratio is plotted as abscissa. abscissa मतलब x एक्सिस, ये वाला, तो mass to charge ratio x एक्सिस पे लेंगे, और जो relative number of ions है या percentage abundance है या relative percentage abundance है जो है वो आप as ordinate या y एक्सिस पे लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो इसमें से? ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड मैस स्पेक्ट्रम, ये 4 डेफिनेशन है इसमें। ठीक है जी, क्लियर है?